भी इसमें है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मटेरियल भी इसमें मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब हम बिजनेस वैल्यूएशन पे आते हैं जी, मोस्ट अवेटेड। अच्छा देखें, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बिजनेस वैल्यूएशन तीन टॉपिक हैं, तीन चैप्टर से मैंने डिवाइड किया, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर टेक ओवर और डी मर्जर। ठीक है। तो बिजनेस वैल्यूएशन से हम बात को स्टार्ट करेंगे, मगर असल जो टॉपिक है वो हमारा क्या कहते हैं, ये है मर्जर टेक ओवर्स। ठीक है। अच्छा जी, तो क्या बात हो रही थी हमारी? वॉइस ज्यादा कर दें, ठीक है जी, वॉइस थोड़ी बढ़ा देते हैं अपनी हम। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा देखें जी, वैल्यूएशन टेक्निक्स आपके सामने आ रही हैं, बहुत सारी वैल्यूएशन टेक्निक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो रही हैं। ठीक है। वैल्यूएशन क्यों चाहिए होती है, वो सारी बातें आपने लेक्चर्स के दौरान देख ली हैं कि जब हमें कभी कोई आपस में डीलिंग करनी होती है या कोई आईपीओ करना होता है या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिजनेस की खरीदो फरोख्त करनी होती है, तब बिल्कुल ये सारी बातें जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एसेट बेस्ड वैल्यूएशन से स्टार्ट करेंगे। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही सादा। सिंपल एसेट माइनस लायबिलिटी कर दिया जाता है, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दी जाती हैं। बस इनटेंजिबल एसेट जिसमें गुडविल पेश पेश है, जिसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रहे, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसकी मार्केट वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल पेटेंट है, कॉपीराइट है, जो कि मार्केट में सेल हो सकता है, उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। ये भी रिसेंट टाइम में हुआ है ऐसा कि एक इंटेंजिबल एसेट था, बच्चों ने कहा जी सर ये क्यों नहीं हटाया गया, आई कैप ने क्यों नहीं हटाया, गलत किया नहीं। मैंने कहा यार सही है, देखो अगर कोई इंटेंजिबल एसेट ऐसे है जिसकी आपने पैसे दिए हुए, कि जो बिक सकता है, या जिसकी जो है वैल्यू एविडेंट है, जो इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिविटी समझते हैं कि कोई जजमेंट शामिल नहीं है उसमें, तो उसको हमें नहीं हटाना चाहिए। ठीक है। कोई मिस नहीं किया, अभी अभी शुरू हुआ है इसने चेक की। अच्छा, और हाँ, गुडविल में बड़ी सब्जेक्टिविटी है। मैं आपसे कहूँ यार, कबाबजी फ्राइड चिकन, कबाबजी फ्राइड चिकन, लोकल केएफसी कह लें आप उसको, ठीक है, इसकी क्या गुडविल है? तो हो सकता है कि आप कुछ बात करें, मैं कुछ बात करूं, तीसरा बंदा कुछ और बात करे, जितने क्लास में पार्टिसिपेंट सब अलग अलग बात करें, तो ये सब्जेक्टिव सी चीज है, तो उसको हम हटा देंगे। ठीक है। गुडविल परचेज भी होगी तो भी मसला है फातिमा, क्योंकि आपने परचेज तो की हुई थी, मगर बात यह है कि वो तो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है ना, हर गुजरते दिन के साथ चेंज होती रहती है ना। आपने परचेज की थी, अब आप उसके 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद फाइनेंशियल बना रहे हैं, तो आपको तो पता है कि आसपास हालात कितनी तेजी से चेंज होते रहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए गुडविल को तो आपने अल्लाह हाफिज कह ही देना है। गुडविल के अलावा जो चीजें हैं उनके बारे में कॉशियसली देखना है कि अगर वाकई एविडेंट है तो ठीक है, अगर उसमें भी सब्जेक्टिविटी है तो इग्नोर कर देंगे। सिंपल रखना है कॉन्सेप्ट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेट सेट मेथड में ना दो चीजें हैं, एक नेट सेट मेथड होता है बुक वैल्यू मेथड, एक नेट सेट मेथड होता है मार्केट वैल्यू मेथड। ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, मार्केट वैल्यूज पे काम कर लेना है। अच्छा, एक और मेथड भी होता है नेट सेट मेथड है ब्रेकअप वैल्यू मेथड। इसमें और ब्रेकअप वैल्यू मेथड में क्या फर्क है? ब्रेकअप वैल्यू मेथड क्या होता है? व्हाट इज ब्रेकअप वैल्यू? तोड़ के वैल्यू निकालने हैं, क्या बात हो रही है? टांग तोड़ के वैल्यू निकालने, हड्डी तोड़ के वैल्यू निकालने, क्या कर रहे हैं? ब्रेकअप वैल्यू का क्या मतलब है? हाँ, नहीं, ब्रेकअप वैल्यू बुक वैल्यू नहीं है, ब्रेकअप वैल्यू को हम कहते हैं फोर्स्ड सेल्स वैल्यू, फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। ठीक है ना। एक होती है नॉर्मल मार्केट वैल्यू, बिल्कुल मिनिमम वैल्यूज भी कह सकते हैं आप सही कह रहे हैं आप। भाई गाड़ी अगर आप नॉर्मल हालात में बेचेंगे तो ठीक है, मुनासिब पैसों में बिक जाएगी, बट अगर आप फोर्स सेल बेचेंगे, आप बोलेंगे यार मुझे अर्जेंट सेल करना है, 2 दिन में पैसे चाहिए, 1 दिन में पैसे चाहिए, तो वो 15-20% कम पे बिकेगी, एटलीस्ट, एटलीस्ट 20% कम पे बिकेगी। लिक्विडेशन वैल्यूज भी कह सकते हैं। अभी शुरू किया है ईमान हमने, आई थिंक 2 मिनट हुए होंगे, ज्यादा 2-3 मिनट हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ शुरू किए हुए। तो खैर, तो कहने का मतलब है कि फोर्स सेल्स वैल्यू या मिनिमम वैल्यूज भी कह सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? तो थीम वही है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करनी है, और गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस देख रहे हैं, जजमेंटल एसेट्स, डेफर टैक्स भी हटा देंगे। डेफर टैक्स भी क्योंकि सेलेबल नहीं है ना, डेफर टैक्स की कोई सेलेबल औकात नहीं है, तो उसको भी हटा दिया जाएगा। बात समझ आती है? ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये एडवांटेज एडवांटेज में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये आप थ्योरी के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, थ्योरी के सेशन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया हुआ है कुछ चीजों को। इनकम और पी मेथड, पी मेथड में आपको पता है फॉर्मूला होता है पी का मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर, इसी को तोड़ मरोड़ के इन्होंने क्या बना दिया है, ईपी, पी का फॉर्मूला होता है पी रेशियो का मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो अगर मैं इसमें जो है वो क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस को सब्जेक्ट बना लूँ, तो फॉर्मूला बन जाएगा पी इंटू ईपीएस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, या पी इंटू टोटल अर्निंग्स। ठीक है। तो यार ये अगेन मैं पे बारीकी पे नहीं जाऊंगा, इसमें बस एक मसला होता है कि आपको एडजस्टमेंट फैक्टर लगाना पड़ता है। अच्छा, लोगों को ये परेशानी होती है कि एडजस्टमेंट फैक्टर क्यों लगाना पड़ रहा है, क्यों एडजस्टमेंट फैक्टर लगाते हैं इसमें?
IFRS 16 भी आ सकता है बिल्कुल। अगर देखिए फिक्टिशियस की मैं IFRS की लैंग्वेज में बातें नहीं करूंगा, क्योंकि IFRS आपको तो BFD में रेलेवेंट नहीं है। आप समझदार हैं, जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व है मैंने आपको इतना आसान कर दिया ना। ठीक है। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी में एक एडजस्टमेंट होता है पी में, वो क्या एडजस्टमेंट होता है, 3/4 का या 2/3 का। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ऐसा क्यों होता है एडजस्ट। अच्छा, इसके लिए मैं बहुत जबरदस्त एग्जांपल शेयर करता हूँ। बहुत जबरदस्त एग्जांपल। आप माशाल्लाह CA क्वालिफाई हो गए, और आपने CA क्वालिफाई करने के बाद शौक में आके एक हैवी बाइक ले ली। हैवी बाइक, ये हैवी बाइक कितने रुपए की है, मिसाल के तौर पर हैवी बाइक है 20 लाख रुपए की। बाकी इतने की होती है हैवी बाइक। अब 20 लाख रुपए की आपने हैवी बाइक ले ली, आपने कहा यार मैं CA क्वालिफाई हुआ हूँ तो कुछ तो नया करूँ ना मैं। ठीक है, आपने हैवी बाइक ली 20 लाख रुपए की, और आपने चलानी शुरू कर दी। अच्छा, फिर कुछ टाइम बाद आपको ख्याल आया, बोला यार ये जो बाइक है ना, ये पाकिस्तान कराची की सड़कों के लिए नहीं है, और बस दिल भर गया। और 20 लाख रुपए वैसे तो बड़ा अमाउंट भी है, अब आप इसको सेल करने जाएंगे तो मुझे एक बात बताएं ईमानदारी से, 20 लाख रुपए की सेल हो जाएगी या कम की सेल होगी? अच्छा, थोड़े कम की सेल होगी या ज्यादा कम की सेल होगी, सवाल मेरा ये, हैवी बाइक की बात हो रही है। हैवी बाइक का मसला ये है कि हैवी बाइक के, हाँ क्या लगता है, पार्टिसिपेट तो करें ना यार, आखिरी घंटा है, अब ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा। तो इसमें मसला ये है कि चूंकि इसके लिमिटेड बायर्स होंगे ना, बहुत लिमिटेड बायर्स हैं, हर कोई हैवी बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता, और शौक भी नहीं है हर किसी का। तो चूंकि इसके लिमिटेड बायर्स हैं तो ये सेल होगी एट वेरी लो प्राइस। लो प्राइस का मतलब ये नहीं है कि 2-4 लाख की सेल हो जाएगी, मगर कहने का मतलब 20-25%, 30-40% तक आप डिस्काउंट समझ लें इसमें लगेगा। ठीक है, बिल्कुल। जिसके बाद भी ले जाएं वो भी जो है ना आपके से बोलेंगे बेटा ये अब सस्ती सेल होगी, क्योंकि इसके लिमिटेड बायर्स हैं ना। अब मसला ये है कि चूंकि इसके लिमिटेड बायर्स हैं, इसीलिए देखें क्या हो रही है, कम पे सेल हो रही है। और अगर यही CD 70 होती है, 125 होती, ठीक है, तो क्या होता है, ये हाथ तो हाथ कैश आइटम फौरन सेल हो जाती है, ऐसा ही है। अब यही मसला प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी के शेयर के साथ है। जो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, इनके लिमिटेड बायर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है पब्लिक को ऑफर नहीं हो सकते ना, इनके शेयर्स के लिमिटेड बायर्स होते हैं। बात समझ आ रही है? आपस में ही बस जो है ना क्या कहते हैं, हो सकता है उसके में ही बड़े लंबे प्रोसेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी करनी पड़ती है। इसीलिए क्या होता है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर कम होनी, जिस तरह हैवी बाइक की मार्केट वैल्यू कम आ रही थी, इसकी मार्केट वैल्यू भी कम होनी चाहिए। इसीलिए फिर क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट फैक्टर लगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? एडजस्टमेंट फैक्टर से मार्केट वैल्यू को गिराने का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? एडजस्टमेंट फैक्टर से, ठीक है जी, बात समझ आई? नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ मुदस्सिर, कि हम क्यों एडजस्टमेंट फैक्टर लगा के शेयर प्राइस कम करते हैं, क्योंकि लिस्टेड कंपनी का PE रेशियो जो है, वो तो लिस्टेड कंपनी की प्राइस की तरफ लेके जाएगा ना यार। लिस्टेड कंपनी की प्राइस से मैं अनलिस्टेड कंपनी की प्राइस को कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बायर लिमिटेड है, तो वो सस्ता होगा शेयर। अच्छा, ये बातें हो गई पी मेथड। ये अगेन मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। अर्निंग यील्ड मेथड में अर्निंग्स को डिवाइड कर लेते हैं मार्केट प्राइस से, अर्निंग्स को डिवाइड करते हैं अर्निंग यील्ड से। तो ये एक अर्निंग यील्ड मेथड डिविडेंड यील्ड से इंस्पायर हुआ है, ज्यादा कॉमन नहीं है मगर आना चाहिए। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी आज ही की क्लास में, आज ही के सेशन में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पे। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट करूंगा कि इसमें हम पहले नॉर्मल कैश फ्लो निकालते हैं। नॉर्मल कैश फ्लो निकालते हैं, उसमें से गुल्लक माइनस कर देते हैं। गुल्लक का एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको अगर याद हो, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि ऑस्ट्रिच के अंडे और नॉर्मल अंडों की प्राइस सेम नहीं होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये एग्जांपल भी आपने एक अच्छी निकाली है। अच्छा, एक, हाँ वो बात सही है आसिफ, मगर बात ये है कि वैल्यूएशन जब भी मैं करूंगा ना, वैल्यूएशन, तो मुझे देखना पड़ेगा मैं किसकी वैल्यूएशन कर रहा हूं, मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं आज की डेट में। मैं अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो वो आज की डेट में जब तक वो लिस्टिंग में नहीं चली जाती, उसकी वैल्यू कम ही आनी चाहिए। बस ये इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है यहाँ से। अच्छा, ये जब कैश फ्लो निकालेंगे तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल कैश फ्लो निकालेंगे। फ्री कैश फ्लो का मतलब है नॉर्मल कैश फ्लो। और जब आपको पता है मैं नॉर्मल कैश फ्लो कहता हूँ, मैं थोड़ी देर पहले भी नॉर्मल कैश फ्लो का वर्ड यूज किया था APV के लिए, थोड़े थोड़े मिनट पहले। तो आप नॉर्मल कैश फ्लो निकालेंगे जिस तरह आप NPV में निकालते थे, वही सारे रूल्स फॉलो होंगे, वर्किंग कैपिटल के, टैक्स सेविंग के, एड बैक के। इसमें से लेस कर देंगे गुल्लक। गुल्लक क्या होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ न्यू थिंग, कैश पुट असाइड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैश पुट असाइड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? थिंकिंग फंड नहीं कहना चाहिए, वो एक अलग चीज होती है, वो एक अलग टर्म है हमारे कोर्स में। ठीक है जी, ये सिंपल इस तरह से है कि थोड़ा बहुत पैसा हमने अपने एसेट्स की
जिसे कहते हैं ना कि रिफर्बिशमेंट कह लें आप, रिप्लेसमेंट कह लें आप, ठीक है, एक्सपेंडिचर के लिए उसके लिए रखा होता है। ये एक नई चीज है, इसको मैं प्यार से कहता हूँ। गुल्लक नहीं बनाते थे बच्चे, बचपन में गुल्लक बनाते हैं पैसे जमा करने के लिए, कि गुल्लक में पैसे जमा हो जाएंगे तो उससे फिर कोई बड़ी चीज खरीद लेंगे, कोई वीडियो गेम खरीद लेंगे, कोई प्ले स्टेशन खरीद लेंगे, ये वो चीज। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह गुल्लक बनाती हैं, रिजर्व बनाती हैं, ताकि ये है कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा ये सारी बातें हो गई हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं मर्जर एक्विजिशन में। मेरे ख्याल से काफी सारी बातें हमने इस पर कर ली हैं। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा एक बात और इसमें यहाँ पे करनी थी, सॉरी, ये फ्री कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया जाता है किस पे? ये जो फ्री कैश फ्लोज होते हैं इनको डिस्काउंट किया जाता है किस पे? वैक पे। वैक पे डिस्काउंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान में रहे, एक सवाल का जवाब दें, क्या इन फ्री कैश फ्लो में इंटरेस्ट माइनस हुआ है? कर सकते हैं मुजाहिद, मगर उसको सिंकिंग फंड कहना मुनासिब नहीं है। आप इसको अगर सिंकिंग फंड बोलेंगे तो मुनासिब नहीं, क्योंकि बुक्स वगैरह में, नोट्स में कहीं भी इसको सिंकिंग फंड नहीं कहा जाता ना। सिंकिंग फंड थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट के एंगल से लिया जाता है इसको। इसके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड एसेट्स के लिए पैसा लगाना, या कैश पुट साइड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, या एसेट रिप्लेसमेंट, ये वर्ड यूज हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसी टर्म सीख के जाओ कि पेपर में वो यूज ही नहीं होती हो एग्जामिनर की तरफ से, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ना। क्या ख्याल है? अच्छा इंटरेस्ट इसमें लेस हुआ ही नहीं हुआ, मुझे जवाब दें आप प्लीज यार, इसका जवाब दें मुझे, क्या इंटरेस्ट लेस हो गया या नहीं हुआ है? येस और नो, अभी तक जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। यार पार्टिसिपेट करेंगे सब लोग, आखिरी टाइम चल रहा है, पार्टिसिपेट करेंगे। इंटरेस्ट इसमें माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि नॉर्मल कैश फ्लो में तो इंटरेस्ट नहीं आता था, जो एनपीवी के लिए निकलते थे कैश फ्लो। और बाद में मैंने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि ये डिस्काउंट किस पे होगा? वैक पे। ठीक है ना, तो वैक में इनकॉर्पोरेट होगा इंटरेस्ट, ऐसा ही है। अच्छा अब अगली बात सुन लीजिए, अब अगली बात सुन लीजिए। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप कैश फ्लो को डिस्काउंट करेंगे वैक पे, इससे आएगी मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। मगर आप ध्यान में रखिएगा कि हमें मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी नहीं चाहिए होती। जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो किसके एंगल से होती है? क्या शेयर होल्डर्स के एंगल से होती है, या डेट होल्डर्स के एंगल से होती है, या दोनों के एंगल से होती है? जब भी किसी कंपनी की खरीदो फरोख्त का फैसला किया जाएगा, जब भी किसी कंपनी में बड़ा डिसीजन लिया जाएगा, किसके कहने पे लिया जाएगा? कौन रेलिवेंट पार्टी है? नहीं, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डेट होल्डर का कोई राइट ही नहीं है, वो अपना इंटरेस्ट ले, रिडेम्पशन होगी, खामोश चले जाएगा बाहर। ऑर्गेनाइजेशन में आए 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितना टाइम का उसका लोन है, ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं आया, बाहर ही बाहर इंटरेस्ट मिलेगा, और 5 साल बाद आइए अपने पैसे वापस ले जाइए, दैट्स ऑल। ना आपके पास वोटिंग पावर है, ना आप कुछ काम कर सकते हैं, ना आप कोई एतराज कर सकते हैं, हम पे कोई एतराज नहीं कर सकते आप। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना, तो रियल ओनर कौन है जी? रियल ओनर कौन है असल लफ्जों में बात की जाए, तो असल ओनर जो है वो तो इक्विटी होल्डर है। तो कहने का मतलब है ये आइए मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, इसमें से हमें लेस करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, तो जाके क्या आएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, मार्केट वैल्यू इक्विटी, सॉरी। अच्छा अब एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये तो आपने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस करा दिया, क्या पीई मेथड में भी यही टेक्निक अप्लाई होगी? जो पीई मेथड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था स्क्रीन पे, इसमें भी ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कि मैंने मिसाल के तौर पे अर्निंग्स को मल्टीप्लाई किया पीई से, तो इससे जो फिगर आई है, अगर मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूं, ये जो फिगर आती है ये कौन सी फिगर होती है? ये मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी होती है या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होती है? इसका जवाब दें। मैंने जब अर्निंग्स को मल्टीप्लाई किया पीई रेशियो से, तो इससे जो फिगर आएगी वो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी कहलाएगी या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कहलाएगी? आप लोगों को क्या लगता है? मैं जरा आप लोगों के कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा हूँ, फिर मैं बात करूंगा, मैं गेम में आऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबूत देंगे, इसका सबूत क्या है, लॉजिक क्या है, रटा नहीं लगाना है। बाकी लोग भी जवाब दें मुझे, बाकी कुछ किसी का कुछ लोगों का जवाब नहीं मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में नाम। हाँ भाई जवाब आने चाहिए ना। आरिस, जवाब नहीं आया। राना वाजिद, जवाब कम हो गए आने। एस डी जी, मार्केट वैल्यू कंपनी नहीं है। मोहम्मद सऊद, चंदा नहीं, नहीं ये आती है नहीं। राना वाजिद गलत आ रहा है ना, चंदा। ये हमने अर्निंग्स किसकी यूज की है? अर्निंग्स शेयर होल्डर्स की यूज की है या पूरी कंपनी की अर्निंग यूज की है? ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है या ये नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स है? ये अर्निंग किसके पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट की गई है भाई, मुझे ये तो बताओ। हाँ भाई, अर्निंग्स किस, अर्निंग्स का मतलब क्या होता था? याद करो, आईएएस 33 पढ़ा है तुम लोगों ने। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स। हाँ भाई,
और पी रेशियो का फॉर्मूला अभी मैंने दिखाया। पी रेशियो कैसे निकलता है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ये मार्केट प्राइस किसकी होती थी यार? ये मार्केट प्राइस शेयर प्राइस होती थी ना, डेट वाली मार्केट प्राइस तो नहीं होती थी। तो पी के अंदर भी जो काम हो रहा है, पी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी किसके एंगल से हैं? यार ये क्राइम हो जाएगा पेपर में, पता है आपको, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैं अगर आपसे नहीं पूछता सवाल और आप पेपर में ये जो पी रेशियो से फिगर आती है इसको मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी मान लेते और उसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर लेते, क्राइम हो जाता है ये तो। देखें, मर्जर इक्वेशन को हल्का ना लें। मोटी बातें तो बाद में आएंगी, बेसिक बातों में ही अगर मैं ढेर हो जाऊं तो क्या फायदा। क्लियर है बाकी सबको भाई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? This is, we are getting market value of equity directly. We don't need to detect market value of debt over here. Yes, we need to detect market value of debt when we were using free cash flow technique, but not over here. Because the earnings we are taking, the P ratio we are taking, it's just concerned with equity holders. It has nothing to do with debt holders. Is this fine? ठीक है जी, जाग लें भाई। अच्छा, बाकी मेथड में भी बता दें। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल मेथड में जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगी, वो किसकी होगी? नेट एसेट मेथड में तो इक्विटी आ रहा है, क्योंकि एसेट माइनस लायबिलिटी की है तो इक्विटी आएगा ना, नजर आ रहा है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में भी मुझे बता दीजिए, आपको क्या लगता है कि उससे जो आंसर आएगा वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा या मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आएगा? विदाउट एनी रत्ती बराबर डाउट, विदाउट एनी सिंगल पेनी ऑफ डाउट, ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा। ठीक है जी। तो क्योंकि ये एक बच्चे ने मुझे बड़े आजिजाना तरीके से मैसेज किया कि सर मैं फंस गया हूं, मुझे एक बात बता दीजिए कि मार्केट ऑफ डेट कब माइनस करना और कब नहीं करना। तो इसका क्या जवाब है कि भाई बाकी टेक्निक से माइनस नहीं करना, फ्री कैश फ्लो टेक्निक में माइनस करना है। यहां तक बात समझ आती है? इसमें भी कुछ गेम आएगी, बताता हूँ। अच्छा, अब आ जाए असल चीज पे जिस पे मैं ले जाना चाह रहा था आपको। ये जी,